आगे सब लोग। चलिए रोयल क्लासेस में आपका स्वागत है और क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने संज्ञा पढ़ा था, आज का टॉपिक रहेगा अपना सर्वनाम। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। अब बात ये करते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था पिछली क्लास में भी कि जब भी अपन को हिंदी में कोई शब्द नहीं आता है तो उसका विच्छेद कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर्व। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाम, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। क्या हो गया? सीधा सीधा सर्वनाम का मतलब हो गया सबका नाम। अब सबका नाम से मतलब सर आपने तो संज्ञा पढ़ाया था कि नाम मतलब तो संज्ञा होती है। बिल्कुल सही है, जब पर्टिकुलर किसी चीज के लिए नाम लिया जाए तब तो संज्ञा होती है, और जब संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द को प्रयुक्त किया जाए तो वह होता है सर्वनाम। उसे कहा गया सबका नाम। कैसे? देखिए आप बैठे हुए हो, हाँ आप भी बैठे हुए हो, आप भी बैठे हुए हो। अब आप, मैंने तीन लोगों के लिए आप शब्द का प्रयोग किया। आप बैठे हुए हो, आप बैठे हुए, आप बैठे हुए, तो ये सभी के लिए प्रयुक्त हो गया ना। तो वे सर्वनाम, वे शब्द जो सभी के लिए प्रयुक्त हो जाए वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। मैंने कहा तुम जाइए, तुम भी जाइए, तुम भी जाइए, तुम भी जाइए, तुम भी जाओ, तो तुम शब्द सबके लिए प्रयुक्त हो गया। तो आप हो गया, तुम हो गया। ठीक है, मैंने कहा यह भी उठा लीजिए, यह उठा लीजिए, यह उठा लीजिए, तो यह शब्द तीन चीजों के लिए प्रयोग कर लिया ना। तो यहां पर यह है। अब मैं स्वयं के लिए बात करूं तो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पढ़ा रहे होते तो आप भी स्वयं के लिए मैं शब्द का प्रयोग करते। आप पढ़ा रहे होते तो आप भी स्वयं के लिए मैं शब्द का प्रयोग करते। तो ये मैं भी सभी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो जहां पर शब्द सभी के लिए प्रयुक्त हो जाए, अर्थात वे शब्द जो सबके लिए प्रयुक्त हो जाए, सबका नाम बन जाए, वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब परिभाषा क्या आएगी आपकी? तो कहा गया कि संज्ञा के स्थान पर। कहां प्रयुक्त होते हैं ये शब्द? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होंगे? संज्ञा के स्थान पर। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। अब बात करें हम लोग कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं साहब? तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं पुनरावृत्ति से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? पुनरावृत्ति से बचने के लिए। ठीक है, अब पुनरावृत्ति किसकी होती है? पुनरावृत्ति तो अभी बच गए हमने, किसकी पुनरावृत्ति होती है? तो साहब संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसकी पुनरावृत्ति बचाओगे आप? संज्ञा की। क्योंकि जब हम कोई भी मान लीजिए गद्यांश लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो अगर हम एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करें तो उसमें थोड़ा सा रोचकता खत्म हो जाती है उसकी। ठीक है, वो सुंदर नहीं लगता है। अगर हम उसके अंदर एक बार नाम का प्रयोग किया, फिर किसी सर्वनाम को उठा ले वहां पर, तो उससे क्या होगा? उस संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि सर्वनाम होता क्या? अगर पूछ ले आपसे एक वर्ड में आंसर, तो ध्यान रखिएगा सर्वनाम का मतलब सबका नाम। फिर आपसे परिभाषा पूछ ले तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, फिर आपसे वो पूछ ले कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए करते हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए उसने और 1 2 3 सही हो उसके अंदर, तो क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, पहला पुनरावृत्ति से बचने के लिए, दूसरा गद्यांश में सरलता लाने के लिए, तो सरलता के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा सुंदरता लाने के लिए, कि हम जो लेख लिख रहे हैं वह पाठक को सुंदर लगे, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, सुंदरता के लिए भी। फिर मान लीजिए किसी का नाम बहुत बड़ा है तो संक्षिप्तता के लिए भी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग हम पुनरावृत्ति से बचने के लिए,
गद्यांश में सरलता के लिए, गद्यांश की सुंदरता के लिए या संक्षिप्तता के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये था सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम होता क्या है। फिर सवाल आता है अपने कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। क्या पूछा जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के भेद आपको करने हैं 6। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए। सर्वनाम सबका नाम, आप, तुम, यह, मैं, वह, सभी सारे सर्वनाम के अंदर आएंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? पुनरावृत्ति से बचने के लिए। किसकी पुनरावृत्ति? संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति। और सरलता के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता है और संक्षिप्तता के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। ठीक है, ठीक है, तो कितने भेद कहेंगे? सर्वनाम के भेद आपसे पूछ ले तो सर्वनाम के भेद माने गए हैं 6। कितने भेद माने गए? 6। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहला सर्वनाम का भेद अपन पढ़ते हैं, पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनके भेद और भी किए गए हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में जो आता है आपका दूसरा भेद आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? हाँ, मेरे साथ साथ बोलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। यस। फिर तीसरा अपने आता है इसी का बना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर चौथा बनता है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां प्रश्न के लिए प्रयुक्त हो रहा हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद पांचवा प्रकार जो आता है वह आता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो संबंध बताए। किस में संबंध बताएगा? या तो वाक्य में बताएगा या संज्ञा में बताएगा। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। फिर छठा आता है अपना निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर डिटेल से समझेंगे इनको। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक यानी कि वह जो पुरुष के बारे में बताए, यानी कि जैसे मैं, हम, तुम, वह, जब श्रोता और वक्ता। ठीक है, वक्ता जब स्वयं के लिए करे प्रयोग तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। श्रोता खुद के लिए प्रयोग करे तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। और वक्ता और श्रोता मिलकर किसी अन्य की बात करे तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। कैसे? देखिए, जैसे कि मैं क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कौन सा कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसको कौन सा कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर निश्चितता बताई जाए। तो निश्चितता बताने के लिए यह शब्द आता है, वह शब्द आता है, इस, यह, वह, इस, ये किस में आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम में। यह तो समीपता के लिए आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप। यह किसके लिए आता है? समीपता के लिए। और वह दूरी के लिए आता है। कोई चीज आपसे दूर हो तो वह के लिए आएगा। ठीक है, फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यहाँ पर निश्चितता नहीं हो, जैसे कि कोई। अब कोई शब्द में निश्चितता नहीं है ना। अपन ने कह दिया कोई आया है, अब पता नहीं कौन आया, तो कोई आया या कुछ, तो कोई तो किसके लिए आ जाएगा? प्राणीवाचक। और कुछ किसके लिए आएगा? प्राणी को छोड़ करके। ठीक है, किसी भी निर्जीव जो चीजें उनके लिए कुछ आ जाएगा। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पर प्रश्न किया जाए, जैसे कि कौन। आपने कहा कोई आया है, अंदर से जवाब भाई कौन आया है, तो कौन क्या हो गया? प्रश्न आ गया। ठीक है, या क्या, कब, कहां, ये सब क्या होंगे? ये सब के सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है संबंधवाचक, जो संबंध बता दे, जैसे कि ज्यों त्यों, संबंध बता दिया। जिसका, जो, जैसे जो कल आया था वही व्यक्ति आज आया है, तो क्या संबंध बता दिया ना, तो वो क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर अपना लास्ट छठा प्रकार आता है निजवाचक सर्वनाम का। निजवाचक सर्वनाम, निज निज यानी अपना,
जो स्वयं के लिए प्रयोग हो। अरे भाई स्वयं के लिए तो मैं भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या डिफरेंस है कि जब मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं तब तो पुरुषवाचक सर्वनाम, और जब मैं कहूं कि मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं, मैं स्वयं करूंगा काम, मैं अपने आप करूंगा, तो यहां पर अपना अपनी आ जाए शब्द में, या स्वयं आ जाए, या फिर आ जाए आप, खुद। ये सादे के सादे किसमें आएंगे? निजवाचक सर्वनाम में। तो सवाल आ जाए आपका कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सबको कि पहले प्रश्नवाचक तो कैसे होगा, क्या होगा, इसके भेद हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तो पहला भेद पढ़ते हैं सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? मेरे साथ साथ बोल लिया करो भाई। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब बोलने वाला, कौन? बोलने वाला। क्या बोलते हैं बोलने वाले को एक शब्द में? वक्ता। या लिखने वाला कौन होता है? लेखक। ठीक है, बोलने वाला वक्ता, लिखने वाला लेखक। अब बोल रहा है कोई तो कोई सुनेगा भी से, तो सुनने वाला। भाई जब कोई बोलेगा तो सुनने वाला हो, तभी तो बोलेगा ना। आज मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हो ना, तो सुनने वाला। ठीक है, यहाँ पर लेखक किसी के लिए लिखेगा तो वो कौन हो गया? पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, और ये दोनों मिलकर के किसी तीसरे के बारे में, यानी अन्य के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का, जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कैसे? बोलने वाला मैं, सुनने वाला तुम, और अन्य कोई व्यक्ति वह या उसको। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होंगे? बोलने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला या अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे सब के सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब इसके भी भेद किए गए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद किए गए। कितने भेद किए गए हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए? 3 भेद। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जब मैं ऐसे लिखा 3 भेद, ये हिंदी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जब आप वाक्य शुद्धि पढ़ोगे ना, उसमें समझ में आएगा। जब हम ऐसे लिख देते हैं ना हिंदी के अंदर 3 भेद, 500 छात्र अपने लिख दिया, ये हिंदी में शुद्ध नहीं माना जाता। हिंदी लेखन में शुद्ध होगा ये 3 भेद की जगह 3 हिंदी में ही लिखे जाए, 3 भेद। इसलिए छोटी छोटी बातें हम बीच में समझते रहेंगे। तो 3 भेद किए गए किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। और ये भेद भी किसके? ये ऑलरेडी भेद है। जिसके भेद किए गए तो ये क्या कहलाएंगे? उपभेद। क्या कहलाएंगे? ये उपभेद, न कि भेद। छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 3 उपभेद किए गए। कौन कौन से किए गए? देखिए, पहला जिसे हम के नाम से जान लेते हैं, पहला कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम संस्कृत में भी आपने पढ़ा होगा, और इंग्लिश में अगर पढ़ा हो तो फर्स्ट पर्सन जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। वो सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा आएगा? तो श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, गलत। वक्ता के लिए। किसके लिए? वक्ता के लिए। तो वक्ता जो स्वयं के लिए कोई शब्द प्रयोग करता है तो वह कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेखक अपने लिए शब्द प्रयोग करेगा तो वह कौन सा कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, अगर मैं आ जाता है आपके सवाल के, मैं कौन सा है? तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में है। मैं के साथ हम दोनों, हम सब, ये सारे के सारे किस में आएंगे?
ये सारे के सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगर परिभाषा कोई पूछ ले आपसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताइए, तो वह सर्वनाम जो वक्ता या लेखक स्वयं के लिए प्रयोग करे, वह कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? वह कहलाएगा आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में दूसरा आता है अपना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, देखिए आप एक बार ऊपर निगाह दौड़ाइए। यहां पर इसकी बात हो गई, तो कौन बच गए? ये दो बच गए ना, सुनने वाला और पढ़ने वाला। तो वे शब्द जो सुनने वाला कौन? श्रोता। पढ़ने वाला कौन? पाठक। तो जो शब्द श्रोता के लिए या पाठक के लिए प्रयुक्त हुए हों, वो सब किस में कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। कौन कौन से? तुम दोनों, तुझे, ये सब किस में आएंगे? ये सब के सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसकी परिभाषा की अगर हम बात कर ले तो परिभाषा के लिए ले लेते हैं कि वह सर्वनाम, कौन से सर्वनाम? वह सर्वनाम जो श्रोता, हाँ, तो वह सर्वनाम जो किसके लिए? श्रोता के लिए या पाठक के लिए प्रयुक्त हो। किसके लिए प्रयुक्त हो? श्रोता के लिए या पाठक के लिए प्रयुक्त हो, वह क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दो भेद हो गए अपने। अब तीसरा उपभेद की बात करें। तीसरा उपभेद है इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या लिखा हुआ है? अन्य पुरुष, अन्य यानी कोई दूसरा। जब ये दोनों मिलकर के, कौन? लेखक और पाठक या वक्ता और श्रोता किसी और के लिए बात करें, तो जब किसी और की बात करेंगे तो क्या आएगा? उसे इस तरह के शब्द आएंगे, तो वो शब्द कौन से कहलाएंगे? वो शब्द कहलाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जहां पर बोलने वाला, लिखने वाला या अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग आते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके तीन उपभेद किए गए। कौन कौन से उपभेद किए गए? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक कौन सा होगा? जिसमें वक्ता है, लेखक स्वयं के लिए, मैं, हम दोनों, हम सब, उनके लिए प्रयोग किया जाए, वो उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। फिर मध्यम पुरुषवाचक जब वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक के लिए शब्दों का प्रयोग करे, जैसे तुम, तुझे, तुम सब, तो ये किसके लिए आएंगे? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आएंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट हो रहा है, अन्य कोई और के लिए, न तो वक्ता के लिए प्रयोग हो रहा हो, न श्रोता के लिए प्रयोग हो रहा हो। किसके लिए प्रयोग हो रहा हो? किसी अन्य के लिए प्रयोग हो रहा हो, तो वो किसमें कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो पहला अपना भेद हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, जहां पर बोलने वाला, लिखने वाला या अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा भेद पढ़ेंगे हम लोग, अभी पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा भेद हम देख लेते हैं सर्वनाम का। दूसरा भेद है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, जब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हम करते हैं तो यहां पर शब्द लिखा हुआ निश्चय, अर्थात निश्चितता का बोध कराए। अब किसका, कौन सी चीज की निश्चितता? तो प्राणी हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो या घटना व्यापार हो, किसी भी चीज की जो निश्चितता का बोध करा दे, वे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसके अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि संकेतवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? संकेतवाचक।
संकेतवाचक क्यों कहा गया? क्योंकि ये संकेत कर रहा है, यह है वह है। जब इस तरह की बात है तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। एक अन्य नाम और दे रखा है इसका, निर्देशवाचक। कौन सा? निर्देशवाचक या निर्देशक। ठीक है, निर्देशक सर्वनाम। परिभाषा की बात कर लेंगे। कई बार क्या होता है, रीट में तो फिर भी नहीं पूछता, लेकिन पटवारी के अंदर या बीएसटीसी या पीटीटी या फिर सेकंड ग्रेड के अंदर कई बार क्या करता है, वो आपका कंसेप्ट पूछता है आपसे कि आपको चीज आती है नहीं आती है। तो अगर मान लीजिए परिभाषा की बात करें तो यहां पर आ जाएगा वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूरवर्ती, दूरवर्ती का मतलब दूर की चीज, या समीपवर्ती, दूरवर्ती या समीपवर्ती, दूरवर्ती या समीपवर्ती प्राणियों, वस्तुओं या घटना व्यापार, या घटना व्यापार का बोध करावे, वे कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? वह कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम? वे सर्वनाम जो कि किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती प्राणियों, वस्तुओं या घटना व्यापार का बोध कराएं। तो दूरवर्ती को कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास यह पेन है तो मैंने कहा यह है, और एक आपके पास है तो मैंने कहा वह है। तो यह है पास वाला समीपवर्ती और वह है दूर वाला। तो जहां पर किसी भी चीज के पास या दूरी की बात आ जाए उसके लिए यह है वह आदि शब्दों का बोध कराए, तो वहां पर वो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पर, यह अच्छा है, यह अच्छा है, वह नहीं। और मान लीजिए एक वाक्य यह आ गया, यह आम अच्छा है, वह नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम वो जो संज्ञा के स्थान पर काम आए। सर्वनाम कौन सा? जो संज्ञा के स्थान पर काम आए। तो देखिए दो वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पर। एक वाक्य के अंतर्गत संज्ञा नहीं है और एक वाक्य में संज्ञा दे रखी है। दोनों में ही, यह इसमें भी है, यह इसमें भी है। तो सर्वनाम क्या दोनों है? वह इसमें भी है, वह इसमें भी है। तो क्या सर्वनाम दोनों है? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि सवाल में इस तरह देता है, आपने देखा यह और वह पढ़ करके गए कि सर ये तो सर्वनाम में है और हमने झट से टिक कर दिया। नहीं, संज्ञा के साथ जब सर्वनाम आ रहा हो तो वह विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है? विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। और जहां पर संज्ञा के स्थान पर आ रहा है काम वो होता है सर्वनाम। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है और यह भी सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए यह अच्छा यानी यह पास की चीज है और वह नहीं यानी कि दूर की चीज है। तो यह तो दूर के लिए आ गया और यह पास के लिए आ गया। तो यह वह आदि शब्द जहां पर आपको दिखाई दे जो सर्वनाम की जगह प्रयुक्त हो रहे हो वो हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया सबके? एक बार फिर से देख लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक भी कहते हैं उन्हें, निर्देशक या निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यहाँ पर जरूर कि निर्देशक हो, यहाँ पर निर्देशवाचक भी हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है, उसमें हो सकता है निश्चयवाचक ना दे वो नाम आपको,
एग्जामिनर संकेतवाचक दे दे या निर्देशवाचक दे दे, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही उसके नाम है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है वे सर्वनाम शब्द कौन से जो किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती, इन चीज का विशेष ध्यान रखना है, दूरवर्ती या समीपवर्ती प्राणियों, वस्तुओं या घटना व्यापार का बोध कराए वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा भेद देखते हैं। दो भेद पढ़ लिए हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब तीसरा भेद पढ़ते हैं हम अनिश्चयवाचक। पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था निश्चयवाचक, अब पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक। दोनों में अंतर क्या है भाई? हाँ, पहला क्या था, पहले के अंदर निश्चितता का बोध मिल रहा था, यानी फिक्स कर रहा था उस चीज को। ठीक है, डेफिनेट शब्द हो यहाँ पर अनिश्चित, इनडेफिनेट, मतलब कि जब आपसे कोई कहेगा कोई, तो फिक्स नहीं है ना कौन कह रहा है। ठीक है, तो जहां पर ऐसे शब्द आ जाए, कौन से सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध नहीं कराए, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, घटना व्यापार की निश्चितता का, किसका ध्यान रखिएगा, कि निश्चितता का बोध नहीं करावे, बोध नहीं कराए, वो कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कॉलेज जाते हो पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी जाते हो पढ़ने के लिए, घर वाले क्या कहते हैं आपसे? बेटा कुछ खा लेना। क्या कहा उन्होंने? कुछ खा लेना। कॉलेज में कुछ खा लेना, क्या बोल दिया? कॉलेज में कुछ खा लेना। अब ये नहीं बताया उन्होंने कि खाना क्या है, ये नहीं बताया ना इसमें खाना क्या है, कुछ खा लेना। तो ये जो कुछ है ये अनिश्चित वाचक है, क्योंकि यहां पर ये नहीं बताया कि क्या खाना, ये कहा कि कुछ खा लीजिए। तो जहां पर निश्चितता का बोध नहीं कराए वे सर्वनाम क्या कहलाएंगे? ठीक है, तो कुछ में क्या है? अनिश्चय, ये नहीं बताया कि क्या खाना है, लेकिन बस कुछ खा लेना। जब ऐसी बात की जाए तो वहां पर कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। या देखिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। संभवतः कोई आया है। गेट पर कोई खड़ा है या नॉक किया दरवाजे को, या किसी की पदचाप सुनाई दी और हम कह रहे कोई आया है। तो कोई निश्चित नहीं है ना, अनिश्चय है। ये तो पता आया है, लेकिन ये पता नहीं कौन आया है, कोई आया है। तो ये कौन सा हो गया? ये भी हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ भाई, हम तो खूब बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जांपल देखना है। तो हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो ये किसी, अब किसी का मतलब कोई भी हो सकता है, फिक्स नहीं है ना, इंडेफिनेट है। तो यहाँ पर कुछ, कोई, किसी, इस प्रकार के जो सर्वनाम आपको दिखाई दे वो कौन से कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। क्या? कई बार सवाल आता है, थोड़ा सा इसको क्या घुमा देता है वो, आपको ये तो पता है कुछ है, कोई है, किसी है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी अपन को एक चीज और याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम देने जाना है तो कोई सा भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए कि जहां पर कुछ आ जाए, कुछ, तो कुछ का प्रयोग तो हम करते हैं वस्तुओं के लिए, वस्तु बोल सकते हो आप, या अप्राणीवाचक। ठीक है, और कोई या किसी, ये जो सर्वनाम आपको दिखाई दे, कोई या किसी, ये सर्वनाम हमेशा किसके लिए प्रयोग आते हैं?
प्राणियों के लिए। तो इस बात का थोड़ा सा आप इससे ध्यान रखना कि प्राणियों के लिए कोई या किसी का और वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सवाल वो ऐसे भी दे सकता है आपसे, क्या कह सकता है आपसे कि बताइए निम्न में से कौन सा सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो प्राणियों के लिए आता है, तो हम बताएंगे कोई या किसी। पूछे निम्न में से कौन सा सर्वनाम वस्तुओं के लिए आता है, तो हम बताएंगे कुछ। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, अनिश्चयवाचक जहां अनिश्चितता का बोध हो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी या घटना, व्यापार की निश्चितता का बोध नहीं कराए। ये ध्यान रखना, नहीं कराए। जो निश्चितता का बोध कराए वो तो निश्चयवाचक, जो नहीं कराए वो अनिश्चयवाचक। कैसे? कॉलेज में कुछ खा लेना, संभवतः कोई आया है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो किसी, कोई, कुछ, ये सब किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चौथा भेद देखते हैं। चौथा भेद हमने देखा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यहां पर भी नाम से स्पष्ट है, हिंदी की विशेषता रही है। क्या विशेषता रही है? कि नाम से ही सिद्ध हो जाता है कि क्या कहना चाहता है। तो प्रश्न, जहां पर प्रश्न किया गया हो, तो प्रश्न में भी क्या? प्रश्न में भी वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना, व्यापार, व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार आदि के संबंध में, आदि के संबंध में प्रश्न का बोध कराए। किसका बोध कराए? प्रश्न का बोध कराए। अब प्रश्न का बोध कैसे कराएंगे? जैसे देखिए, जैसे कौन, किसने, कब, कैसे, इस तरह के जब शब्द आपके सामने दिख जाए, ठीक है, कौन, कब, किसने, कैसे, इस तरह के जो आपको सवाल आए आपके सामने, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमने कहा अभी पिछले सर्वनाम में हमने एग्जांपल देखा था कि संभवतः कोई आया है, आप घर के अंदर बैठे हुए हो और घर को घर वाले भी बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं साथ में, और सभी बैठे हुए हैं साथ में, और क्या होता है साथ में? तो देखिए कौन, हमने कहा अभी हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम में एक एग्जांपल लिया था कि संभवतः कोई आया है। अब घर में मम्मा बैठी हुई है पास में, पापा बैठे, पापा ने कहा देखो कौन आया है। पापा ने क्या कहा? देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। तो प्रश्न हो गया ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तुम कब आओगे, ये जाओगे, हाँ आओगे या जाओगे कुछ भी ले लीजिए, तो यहां पर कब, तो ये भी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहाँ तो देखो आपको सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको मिलेगा साथ में, प्रश्नवाचक चिन्ह मिल रहा है। और WH वर्ड जो आप इंग्लिश में पढ़े हो, WH कौन, कब, क्या, किसने, कैसे, क्या, तुम क्या कर रहे हो, क्या शब्द आ गया, क्या क्या है? प्रश्नवाचक, प्रश्न कर रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं ना किसी से कोई चीज। तो जहां पर कुछ पूछा जाए, किसी चीज के बारे में जिज्ञासा आ रही है कि भाई इसके बारे में जाने, तो उसके लिए सवाल किया जाता है, और जो सवाल जहां पर दिख जाए आपको, वो सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि क्या, कब, क्यों, ये सब किस में आएंगे? सब के सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये तो बिल्कुल आपको इजी है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी के बारे में प्रश्न का बोध करा दें। तो जैसे प्रश्न का बोध होगा तो
प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा और साथ में जिस शब्द से पता चल रहा हो कि प्रश्न किया गया है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बिल्कुल इजी है, ठीक है, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एक तो यहाँ जब आप पढ़ने आ रहे हो ना तो एक बात थोड़ा सा बिलीव रखिएगा, एक तो हवा मत समझिए किसी भी चीज को कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इतने भेद हैं, 6 भेद कैसे याद होंगे, जरूरत ही नहीं है, केवल समझना है और फिर लास्ट में हम एक बार और आपको बताएंगे कि किस तरह से इन चीजों को याद कर लेना है। तो ठीक है, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक संबंध बताए। अब संबंध किसका बताएगा? सिंपल सी बात है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताएगा। किसमें बताएगा? 2 वाक्य होंगे, एक प्रधान वाक्य होगा, एक उपवाक्य होगा। तो 2 वाक्यों के बीच में जब संबंध बताया, 2 वाक्यों की संज्ञा सर्वनाम का, जैसे कि एक वाक्य है उसके साथ दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है तो एक तो मेन वाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, या 2 उपवाक्य हो गए जो किससे जुड़ रहे हैं, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता के साथ साथ जोड़े जा रहे हैं। काय से जोड़े जा रहे हैं? तो या तो संबंधवाचक अवयव होगा या संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो जहां पर संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ के आ रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंध बता रहा हो किसका, देखिएगा, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त, किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए। सबसे इजी मानता हूं मैं इसको, ये बिल्कुल देखते ही समझ जाओगे आप। का संबंध बताए वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए जैसे आपने कई कथे वो सुनी, लोकोक्तियां, मुहावरे, कथनी, करनी, इसने सुनी कुछ चीजें। देखिए एक जगह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, जैसा करोगे वैसा, हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल फैक्ट है, लाइफ के अंदर भी फिक्स है, जैसा करोगे ना वैसा ही भरोगे। थोड़ा इस बात में विशेष ध्यान रखें, जब भी कोई कार्य करें तो इस चीज का ध्यान रखना, भरना भी पड़ेगा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ जैसा और वैसा ये क्या है, संबंध बता रहे हैं ना कि जैसा करना है वैसा ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लिया, उदाहरण कि यदि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, यदि को हटा दीजिएगा, हाँ, जो व्यक्ति मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो व्यक्ति मेहनत करेगा वह सफल होगा। कौन सफल होगा? वो व्यक्ति सफल होगा जो मेहनत करेगा। तो यहाँ पर देखिए वह सफल होगा कौन? जो मेहनत करेगा। तो जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इसे आप ऐसे भी आ सकता था, ये जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर एक दूसरे का संबंध बता दिया। तो यह वाक्य भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो सर्वनाम बिल्कुल इजी है ना। हाँ, बस संबंध बता, जहां पे संबंध बता दे वो किसके अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं वे सर्वनाम शब्द जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो सफल होगा, तुम्हारे अंदर भी जो मेहनत करेगा ना वो सफल होगा, उसका सिलेक्शन होगा। और जो बस यहाँ पढ़ करके चला जा रहा है फिर बाद में जाके सो जाता है, उसका सफल नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में पढ़ते हैं छठा, लास्ट में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मैंने पहले भी कहा है, हर बार मैं यही कहता हूँ जब भी कोई चीज समझाता हूँ कि बिल्कुल भी रखना नहीं है, समझ लेना है। निज, निज कौन? निज यानी अपना। जब कार्य अपने बारे में करा जाए, कोई भी जब वाक्य में अपने बारे में कहा जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। अब यहाँ समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार
कि एक जैसे शब्द आते हैं। कैसे कि सर, आपने कहा कि निजवाचक यानी अपने लिए प्रयोग करो, और आप कह रहे हो कि मैं गांव जा रहा हूं, तो मैं भी तो अपने लिए खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूं ना, तो फिर मैं भी होना चाहिए निजवाचक। नहीं, मैं किसके लिए, मैं चला गया आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं स्वयं ही जाऊंगा, तो जब स्वयं आ गया साथ में, तो वहां पर कौन सा कहलाएगा, वहां पर कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा देख लीजिए एक बार, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता, वक्ता कौन, बोलने वाला, वक्ता कौन, बोलने वाले, देता हूं याद रहेगा आपको, वक्ता कौन, बोलने वाला, स्वयं के लिए प्रयोग करें। अभी समझेंगे, हाँ इसको समझेंगे अभी कैसे प्रयोग करें। वे सब क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी डाउट क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे कि मैं कंबल, कंबल होता है ना कंबल, हाँ ओढ़ने का कंबल, मैं कंबल ले जाऊंगा, मैं कंबल ले जाऊंगा, मैं कंबल ले जाऊंगा ये। और फिर इसी का एक देखिए आप, मैं कंबल स्वयं ले जाऊंगा, मैं कंबल स्वयं ले जाऊंगा। दोनों वाक्य आपके सामने है। मैं कंबल ले जाऊंगा, मैं कंबल स्वयं ले जाऊंगा। तो जब ये वाला वाक्य आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो मैं है ना, ये तो चला गया आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसमें चला गया, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक, फर्स्ट पर्सन जिसे हमने पढ़ा था। और यहाँ पर मैं के बाद में ये आ गया स्वयं। तो ये स्वयं किसके लिए आया, खुद ही लेकर के जाऊंगा। तो यह वाक्य, यह जो सर्वनाम है, ये कौन सा कहलाएगा, यह कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। समझ में आ रही बात, हाँ। जहां पर वाक्य में, जहां पर वाक्य में कौन कौन से शब्द, स्वयं, खुद, अपने आप, या आप ही, या अपना या अपनी, जहां पर वाक्य में स्वयं, खुद, अपने आप ही, अपना, अपनी सर्वनामों का प्रयोग हो, वो कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए एक और आप, जैसे कि हमें कार्य करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कार्य करना चाहिए। और लिखा हुआ है हमें कार्य स्वयं करना चाहिए। तो देखिए, हमें कार्य करना चाहिए, तो ये हमें तो चला गया पुरुषवाचक सर्वनाम में। और यहां पर ये जो स्वयं आ गया, ये स्वयं किसके अंदर आ जाएगा, आपके निजवाचक सर्वनाम में। हाँ, मैं खुद ही जाऊंगा, मैं आप ही कर लूंगा, तुम्हें खुद को करना होगा। तो खुद, आप, ये सारे शब्द किसमें आ जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जिसमें कर्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करे, वो कौन सा होगा, वह निजवाचक सर्वनाम में होगा। क्लियर, यहां तक सब ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों, हमने सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम क्या, जो संज्ञा के स्थान पर काम आए, जो सबका नाम हो वो सर्वनाम। फिर हमने इसके भेद पढ़े।
तो इसके 6 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में क्या पढ़ा आपने? पुरुषवाचक में इसके 3 उपभेद पढ़े। प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। 3 भेद पढ़े थे, 3 उपभेद पढ़े थे इसके। कौन कौन से शब्द आगे? तो उसके अंदर मैं, हम, तुम और किसी के बारे में उसका, उसकी, उसे, ये शब्द किस में आ गए थे? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर दूसरा पढ़ा हमने निश्चयवाचक। हमने कहा इसके अंदर इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और इसके अंदर हमने विशेषकर 2 शब्द पढ़े थे, एक यह और एक वह। यह किसके लिए? यह तो साहब समीपवर्ती के लिए, समीप कोई चीज हो, और वह किसके लिए? वह दूर के लिए। तो ये फिर हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर अनिश्चितता हो। कैसे? हमने कहा कुछ खा लेना, कोई आया है, तो कुछ, कोई, ये दोनों शब्द क्या थे? अनिश्चयवाचक में हमने कहा कुछ और कोई। फिर हमने कहा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हमने कहा प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, कौन आ जाए, कैसे आ जाए, कब आ जाए, ये सारी चीजें किसमें पढ़ी हमने? ये प्रश्नवाचक में पढ़ी। फिर संबंधवाचक। संबंध किसे बताएगा? उपवाक्य के अंदर जो संज्ञाएं सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हैं उनके अंदर संबंध बता देगा। कैसे? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ये सारे किसमें आ गए? संबंधवाचक में। फिर हमने पढ़ा निजवाचक, जो बोलने वाला खुद के लिए कहे। जिन शब्दों में हमने पढ़ा स्वयं, खुद, अपने आप, अपना, अपनी, ये सब किसमें आ गए? ये आ गए निजवाचक सर्वनाम में। सर याद कैसे हो? तो याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए कि जब पुरुष के बारे में निश्चय या अनिश्चय, जब पुरुष के बारे में, हाँ बोलते जाइए साथ में, जब पुरुष के बारे में निश्चय या अनिश्चय का संबंध ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो? संबंध। तो जब पुरुष के बारे में निश्चय या अनिश्चय का संबंध ज्ञात करना हो तो निज से प्रश्न कीजिए। किससे प्रश्न कीजिए? निज से प्रश्न कीजिए। तो देखिए, पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कैसा लगा? अच्छा लगा? रटना नहीं, समझना। नहीं आए मैसेज करना, कॉल करना या मेल कर दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है?